नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने इस चैनल एग्जाम नाइट पर। मैं विजेंद्र लैम्पलेट स्वागत करता हूं आप सभी का। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की परीक्षा की दृष्टिकोण से सफलता बैच की शुरुआत आप सभी के लिए की गई है। जैसा कि हमने आप सभी से कल वादा किया था कि आपका जो ऑफिशियली सिलेबस दिया गया है उसमें एक एक टॉपिक के आधार पर जो है प्रश्नों का संग्रह लाया जाएगा और एक भी प्रश्न ऐसे नहीं कराए जाएंगे जो आपके ऑफिशियली सिलेबस से रिलेट ना करें। कल मुख्य सेविका की पहली क्लास थी जिसमें जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कराया गया था और ये आज दूसरी क्लास होने वाली है जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से। हमारा पूरा प्रयास है कि एक भी प्रश्न जो भी टॉपिक कराया जाए उससे एक भी प्रश्न आप लोगों का छूटना नहीं चाहिए। आशा करते हैं कि कल का जो क्लास था उसको आप लोग जो है ज्वाइन किए होंगे, देखे होंगे। आज का ये क्लास जो है आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, तो ये आप टेस्ट के लिए कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण का उपाय निम्न में से है। अब आप सोच सकते हैं जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण आप सबके सिलेबस में है, उसी से संबंधित ये प्रश्न था कि शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन, संतानों उत्पत्ति की सीमा निर्धारण, उपयुक्त सभी। अब आप लोग इसका जवाब जानते हैं कि उपयुक्त सभी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, क्योंकि ये प्रश्न हमने कल आपसे कराया था और टेस्ट के लिए आज जो है पहले रखा गया था। ये सभी क्वेश्चंस आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई गई थी। नई जनसंख्या नीति जो अपनाई गई थी ये जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि के कारण जो जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उससे संबंधित होने पर राष्ट्रीय जनसंख्या नीति को जो है अपनाया गया था। ये कब अपनाया गया था? 1990 में या फिर 2005 में या फिर सन 2000 में, 1995। इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, सन 2000 में। आइए आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन आप लोग यदि चाहें तो इसको लिख भी सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, आप लोग इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या विस्फोट डाटा के लिए कितने वर्ष में एक बार जनगणना की जाती है? अब आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं। सिर्फ इतना यदि आपको पता है कि जनगणना जो कराई जाती है राष्ट्रीय स्तर पर ये कितने वर्षों में कराई जाती है, तो जनसंख्या विस्फोट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन भी ये हो जाएगा। 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 15 वर्ष में या फिर प्रतिवर्ष कराई जाती है। तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है कि 10 वर्ष में एक बार जो है जनगणना को कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 2000 की जनगणना के अनुसार भारत की जो जनसंख्या थी वो कितना थी? 102 करोड़ थी या फिर 102.87 करोड़ थी या फिर 105.65 करोड़ थी या फिर 121.05 करोड़ थी? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए कि जनसंख्या के 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत की जनसंख्या थी वो कितना थी? 121 करोड़। आप सभी को पता है कि सन 2001 से सन 2011 की जो जनगणना थी 10 वर्षों की मिलाकर जो है सन 2000 में इसको पब्लिश किया गया था। उस समय जो भारत की जनसंख्या थी राष्ट्रीय स्तर पर 121.05 करोड़ थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय जनसंख्या, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से एक एक प्रश्नों को जो है बनाया गया है। हमारा पूरा प्रयास था कि ये नहीं कि हम आपको दूसरे परीक्षाओं का एसएससी का क्वेश्चन लाकर इसमें रख दें। जो आपकी परीक्षा में सिलेबस दिया गया है जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण, उसी से संबंधित सभी प्रश्नों को कराया जाएगा और एक भी प्रश्न आप लोगों से परीक्षा में छूटने नहीं दिया जाएगा। ये आप सबसे वादा रहा। अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय जनगणना 2011 के अनुसार लिंगा अनुपात के संदर्भ में राज्यों का आरोही क्रम है। इससे संबंधित कल की क्लास में 2 प्रश्नों को कराया गया था कि सबसे कम जो है लिंगा अनुपात किस राज्य में है और सबसे अधिक किस में है। लिंगा अनुपात आप सभी को पता है कि 1000 जनसंख्या में 1000 पुरुषों पर कितनी जो है महिलाओं को रेशियो जो निकाला जाता है उसे ही लिंगा अनुपात कहा जाता है। अब देखिए जो सबसे कम आरोही क्रम में कह रहा है, इसका मतलब किस राज्य में सबसे कम जो है लिंगा अनुपात है, तो वो है मध्य प्रदेश में। और सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात कहाँ पर है? केरल में। तो आप इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर आप पहले में देखेंगे मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, केरल, ये जो है ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आप इसको देख सकते हैं, यहाँ से 2 प्रश्न आप और जो है तैयार कर सकते हैं कि सबसे कम जो है लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? वो है केरल। यहाँ से आप लोग 3 प्रश्नों को तैयार कर सकते हैं। बाकी आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला प्रश्न है कि भारत में जनसंख्या घनत्व जो है ये किस पर निर्भर करता है कि निरंतर बढ़ रहा है? भारत की जो जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ रहा है या फिर लगभग स्थिर रहा है, कुछ कम हुआ है, पहले बढ़ा और फिर जो है 1991 के पश्चात घटा है? आपको इसका राइट आंसर देना है कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है इस पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसकी वर्तमान में स्थिति क्या है।
जनसंख्या घनत्व तो हमने आप सभी से ये भी क्वेश्चन बताया था कि जो जन्म दर है ये निरंतर बढ़ रही है और मृत्यु दर क्या है, ये घट रही। मीन्स कहने की ये है कि जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। तो आप इसके जवाब यहाँ से भी दे सकते हैं कि भारत में जो जनसंख्या घनत्व है ये लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जन्म दर क्या है, ये बढ़ रही है, तो ये निरंतर क्या है, बढ़ रहा है। मीन्स कहने का ये है कि भारत की जो जनसंख्या का घनत्व है ये लगातार क्या है, बढ़ता जा रहा है। कारण भी इसका आप दे सकते हैं कि जन्म दर जो है मृत्यु दर से अधिक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी के लिए है, क्योंकि देखिए यहाँ से कल हमने एक प्रश्न आप सभी से कराया था कि जनसांख्यिकी के जो जनक है वो कौन है। क्योंकि यदि जनसंख्या विस्फोट से और जनसंख्या वृद्धि से संबंधित है तो जनसांख्यिकी के जो जनक थे हमने बताया था जॉन ग्राउंड थे। वो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। आप लोग जो पहली वीडियो को देखे हैं आप लोगों का वो प्रश्न भी तैयार है, तो यहाँ से आप लोगों को जवाब देना है। जनांककीय संक्रमण मॉडल के अनुसार भारत निम्नलिखित में से किस चरण में है। तो ये जो संक्रमण मॉडल है इस पर आधारित प्रश्न आपसे यदि पूछता है तो आपको ऑप्शन क्या देना है कि निम्न जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, या फिर निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म दर, निम्न मृत्यु दर, या फिर उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो है जनसंख्या विस्फोट से संबंधित है। तो इसका आप ये देखिएगा कि जो जन्म दर है हमने आप सभी से बताया कि जन्म दर जो है उच्च है, जन्म दर मृत्यु दर से ज़्यादा है। तो जो जन्म दर है वो उच्च है, लेकिन जो मृत्यु दर है वो क्या है, निम्न है। आप लोग जरूर समझ जाइए कि जो जन्म दर है ये मृत्यु दर से अधिक है। इससे संबंधित आपके कई प्रश्न हल हो जाएंगे। जनसंख्या वृद्धि की गणना के साथ साथ ये भी आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि भारत में प्रभावित साक्षरता दर की गणना की जाती है किससे, कुल जनसंख्या से, या फिर बच्चों की जनसंख्या से, वयस्कों की जनसंख्या से, या फिर 7 वर्ष की उम्र से जो ऊपर की जनसंख्या है उससे। यहाँ पर बात हो रही है साक्षरता की। तो साक्षरता जो होती है ये 7 वर्ष से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन पर जो है ये गणना की जाती है। साक्षरता की जो साक्षरता दर की जो गणना होगी वो 7 वर्ष की आयु के जो ऊपर की जनसंख्या है उस पर जो है ये की जाती है। यहाँ से जो है आपका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आप दो क्वेश्चन अभी हम आपको बताने जा रहे हैं। दोनों आप लोग जरूर से जरूर ये नाम जो है आप लोग चाहे तो रट लीजिए या फिर कहीं पर लिख लीजिए, बार बार देखिए या फिर स्क्रीन शॉट ले लीजिए कि मेगालोपोलिस जो है ये नाम आप लोगों को याद होना चाहिए कि मेगालोपोलिस की जब बात करें सामान्यतः कितनी जनसंख्या वाले नगर को होते हैं। मतलब कहना इसका ये है कि कितनी जनसंख्या होने पर उस नगर को मेगालोपोलिस कहा जा सकता है। मुख्य सेविका की परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग देख लेना, जैसे ही मेगालोपोलिस की बात करता है वो तुरंत हो जाएगा 50 लाख से अधिक, 50 लाख से अधिक। तो जहां पर जनसंख्या 50 लाख से अधिक है, ऑप्शन बी में है 50 लाख से अधिक है, उसे कहा जाएगा मेगालोपोलिस। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे कि मेगापोलिस जो नगर है वो किसे कहा जाता है। और दूसरा नाम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मेट्रोपोलिटन। अब आप लोग देख सकते हैं कि मेट्रोपोलिटन, यहाँ पर क्या था, मेगालोपोलिस। दो नाम आप लोग जरूर से जरूर नोट डाउन कर लीजिए कि मेट्रोपोलिटन नगर की जनसंख्या होती है। मतलब यह है कि कितनी जनसंख्या होने पर उसे मेट्रोपोलिटन जो है नगर कहा जा सकता है। और मुख्य सेविका के पद पर चयन होने के बाद भी ये चीज़ें आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि नगरों को आप लोग समझ पाएं कि किस नगर को जो है कितनी जनसंख्या पर किस नगर को क्या कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपसे परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, महत्वपूर्ण था। तो मेट्रोपोलिटन की यदि बात करेगा तो वो 10 लाख से अधिक होने पर जो है मेट्रोपोलिटन कहा जाता है। तो ये दो प्रश्न 50 लाख और 10 लाख वाली जनसंख्या से अधिक वाले पर दोनों नाम आप लोग जरूर से जरूर याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग अब जो है लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक एक प्रश्नों को आप लोग देख सकते हैं कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से ही जो है खोज कर एक एक प्रश्नों को जो है रखा गया है, जिससे कि आप लोग जो है 100% जिस टॉपिक को कराया जाए उसमें आप लोग 100% मार्क ला सके। और एक एक टॉपिक ऐसे ही तैयार करते जाएंगे तो पूरा पेपर में आप अच्छे मार्क कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या का पुरुष और स्त्री का अनुपात क्या है। और ये चीज़ें कल हमने आपको रेशियो में बताया था कि 100 में से जो है 48% जो है वो महिलाएं हैं और 52% क्या है वो पुरुष हैं।
आपसे जो है परसेंटेज में पूछ रहा है तो आप लोगों से ये होगा कि महिलाओं की संख्या 48% है पूरी जनसंख्या का, और जो 52% है वो पुरुष की जनसंख्या है। लेकिन यदि आपसे रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो देखिए 1000 पुरुष पर 933 स्त्री, और फिर 1000 रेशियो 935, या फिर 1000 रेशियो 941, 1000 रेशियो 943। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। पुरुष और स्त्री की जो जनसंख्या है उसमें जो अनुपात आपको देखने को मिलेगा 1000 पुरुष और 943 जो है वो स्त्रियों का अनुपात बनता है। महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो ये अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दिए गए देश समूहों के एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है। मतलब इनका कहने की यह है कि जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है वो नीचे कुछ आपको देश दिए गए हैं, ये ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से भी कम है। मीन्स कहने की यह है कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इन देशों से अधिक है। और आपकी सिलेबस में जो टॉपिक दिया गया है उसको यदि जीएस से रिलेट करके क्वेश्चंस पूछना होगा तो यही सब क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, क्योंकि जनसंख्या जरूर से जरूर प्रश्नों में होनी चाहिए। यदि उसको जीएस में ले जा रहे हैं तब भी, तो यहाँ से आप लोग देख पाएंगे ऑप्शन ये है कि जर्मनी, फ्रांस, इंडोनेशिया, ब्राजील, या फिर जर्मनी, ब्राजील, रूस, नाइजीरिया, यूके, जर्मनी, जापान, पाकिस्तान, या फिर यूके, यूएसए, जापान, बांग्लादेश। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है ये यूके, जर्मनी और जापान, पाकिस्तान से जो है अधिक है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ पाए होंगे, प्लस आप लोग इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। भारत की जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण क्या है? इसमें देखिए आपको ऑप्शंस देखना है और ऑप्शंस के आधार पर ही प्रश्न का जवाब देना है। कि आप सभी को पता है कि जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण पर ही आप सभी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो भारत की जनसंख्या वृद्धि का जो मुख्य कारण है वो क्या है? मृत्यु दर में कमी, या फिर जन्म दर में बढ़ोतरी, या फिर कम उम्र में विवाह, या फिर आर्थिक प्रगति। देखिए यदि नियंत्रण की बात करेंगे तो नियंत्रण में जो कम उम्र में विवाह होता है ये उसके नियंत्रण में आ जाता है, लेकिन यहाँ पर कारण पूछ रहा है। नियंत्रण पूछा जाता तो कम उम्र में जो विवाह है ये इसका राइट आंसर होता, लेकिन यदि कारण पूछ रहा है तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अब आप लोग समझना पूछेगा कि जनसंख्या वृद्धि जो हो रही है इसका जो है नियंत्रण का मुख्य कारक क्या है, कारक पूछेगा तो कम उम्र में विवाह हो जाता है, उससे जो है जनसंख्या का वृद्धि हो जाती है। कई कारण हैं जैसे हमने आप सभी को बताया। जनसंख्या नियंत्रण को रोकने के उपाय में आपको देख सकते हैं कि शिक्षा प्रसार, परिवार नियोजन, विवाह की आयु में वृद्धि, संतानों उत्पत्ति की सीमा में जो है निर्धारण, संतति सुधार कार्यक्रम, सामाजिक सुधार, जनसांख्यिकी शिक्षा, महिला शिक्षा, ये सभी जो है इसके कारक हैं, नियंत्रण के कारक हैं। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि मुख्य कारण क्या है, ये है मृत्यु दर में। और कल की क्लास आप लोग देखे होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको स्पष्ट होंगी। और आज की जो क्लास है ये दोनों क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं, जनसंख्या विस्फोट और जनसंख्या वृद्धि नियंत्रण से संबंधित। एक एक टॉपिक आप सभी का कराया जाएगा। पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की विस्फोट वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था। प्रश्न वही है कि जनसंख्या विस्फोट का जो है वृद्धि का मुख्य कारण, जैसे आपने पीछे देखा कि कारण क्या था, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ साफ प्रश्न कैसे बनाया गया है कि पिछली शताब्दी में भारत में जनसंख्या की जो विस्फोटक वृद्धि हुई थी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण। लोग देख सकते हैं कैसे प्रश्न सीधा आपकी जो है सिलेबस से संबंधित है। पहला ऑप्शन है कि जन्म दर में तीव्र वृद्धि, अवैध आप्रवास, या फिर मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। तीव्र ह्रास का मतलब है कमी। यहाँ पर आपने पिछले प्रश्न में देखा कि मृत्यु दर में कमी, और यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि मृत्यु दर में तीव्र ह्रास। प्रश्नों को भी चेंज किया गया है और आपका ऑप्शंस भी थोड़ा जो है चेंज किया गया है, लेकिन ऑप्शन क्या है राइट जो है वो सी वाला ऑप्शन सी है। ऐसे ही रिलेट करके जाएंगे तो प्रश्न थोड़ा इधर उधर करके आएगा, लेकिन आप लोग समझ जाएंगे कि यदि पूछ रहा है कि वृद्धि का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है तो आप लोग कहेंगे कि मृत्यु दर में जो है तीव्र ह्रास या फिर मृत्यु दर में कमी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो अभी तक आप लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर देना आगे की ऐसे ही क्लास के लिए। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का हमारा दीर्घ अवधि लक्ष्य है? जो जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000 में लाई गई थी, इससे संबंधित 3 प्रश्न हम आपको पहले भी करा चुके हैं और ये आपका अगला प्रश्न है। और आप लोग देख सकते हैं क्योंकि कल 2 प्रश्न कराए थे, आज इससे पहले एक कराया और एक प्रश्न आपका ये होने वाला है। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि जो जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने का जो लक्ष्य रखा गया था वो 2025 रखा गया था, या फिर 2035, 2045, या फिर सन 2055। इसका आपका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन
सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जो लक्ष्य रखा गया था वो 2045 रखा गया है। अब देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार जब जनसंख्या घनत्व जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। मीन्स कहने का ये है कि एक वर्ग किलोमीटर जो है वो कितने व्यक्तियों पर जो है रखा गया है, या फिर जो डाटा प्राप्त हुआ है उसमें जो है 1 किलोमीटर पर कितने व्यक्ति आ सकते हैं। और ये पहले जो है और अधिक था, लेकिन आप सभी को पता है कि जनसंख्या विस्फोट से ये रिलेट करेगा, इससे जो है ये लगातार घटता जा रहा है। तो अभी वर्तमान में ये कितना है, 689, 819 या फिर 1102 या फिर 904। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 1102। अब आप लोग इसको देख लेना कि प्रति वर्ग किलोमीटर पर यदि पूछ रहा है जनसंख्या घनत्व तो होगा 1102। अगला प्रश्न है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में शहरी जनसंख्या का अनुपात कितना था। मतलब कहने की यह है कि कितने प्रतिशत ऐसे लोग हैं जो शहरी में रहते हैं या फिर नगर में रहते हैं। और वास्तविकता आप सभी को पता है कि ज़्यादातर लोग वही हैं जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं। तो शहरी पूछ रहा है कि शहर में कितने प्रतिशत, 100 में से कितने प्रतिशत लोग हैं जो शहर में निवास करते हैं, उसका अनुपात पूछा गया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन ए दिया गया है 25.78, 26.78, 27.78 या फिर 28.78। तो जो शहरी एरिया में रहते हैं लोग उनकी जो जनसंख्या का अनुपात है वो है 27.78। बाकी जितने भी लोग हैं वो क्या है, ग्रामीण एरिया में निवास करते हैं। और ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ की हो गई थी। जी हाँ, 100 करोड़ जो है भारत की जनसंख्या वो किस वर्ष हो गई थी। मई 2000 में, या फिर मई 2001 में, मई 2002 में, या फिर मई 2003 में। जब भारत की जनगणना जो की गई थी सन 2001 से सन 2011 की जो जनगणना कराई गई थी उसमें जो डाटा प्राप्त हुआ था उसके अनुसार जो है भारत की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। और अभी तो जनसंख्या और बढ़ी होगी जब अब की बार जो है जो डाटा आएगा 2021 का जो गणना कराई जाएगी उसका जो डाटा आएगा, जो अभी डाटा पब्लिश किया जाएगा, अभी पब्लिश नहीं किया गया, तो उसके आधार पर जनसंख्या और बढ़ेगी। ये चीज़ें जो है पूछ रहा है कि 100 करोड़ जनसंख्या कब हुई थी। ये जनसंख्या जो है सन 2000 में ही हो गई थी। और जब जनगणना कराई गई थी 2011 में, उस समय जो है 121 करोड़ जनसंख्या हो गई थी। क्वेश्चंस भी पूछ सकता है कि भारत जो है 1 करोड़ जनसंख्या, 1 अरब भी कह सकता है, 100 करोड़ कह सकता है और 1 अरब कह सकता है कि जनसंख्या कब हो गई। ये इसका ऑप्शन है कि सन 2000 में। और ये एक योजना जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए है, क्योंकि ये जो है पिछली बार भी कुछ परीक्षाओं में पूछा गया था। और यदि आपका जो है मुख्य सेविका का पेपर है तो इसमें जरूर पूछा जा सकता है कि जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए, क्योंकि जनसंख्या जो विस्फोट है उस पर जो है अंकुश के लिए जो है ये चीज़ें अपनाई गई थी। देवी रूपक योजना किस राज्य ने चलाई थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अंकुश के लिए जो है देवी रूपक योजना किस राज्य में चलाई गई थी। छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड या फिर हरियाणा। तो ये हरियाणा में चलाई गई थी। और किसके लिए, जनसंख्या वृद्धि पर अंकुश के लिए, मीन्स जनसंख्या वृद्धि जो लगातार बढ़ रही है इसको कम करने के लिए। और ये एक प्रश्न ये जो है, भारत में जन्म लेने वाले 1 अरबवें शिशु कन्या का क्या नाम रखा गया था। ये भारत सरकार द्वारा, जब भारत की जनसंख्या 100 करोड़ हुई थी, सन 2000 में जनसंख्या 100 करोड़ पूर्ण हो गई थी, उसके बाद जो है ये डाटा निकाला गया था कि जो है 100 करोड़ के जो है बाद जिसका जन्म होगा शिशु कन्या का, उसका जो है नाम रखा गया था। ये ऑफिशियली डाटा जो है भारत सरकार द्वारा पब्लिश किया गया था और उसका नाम भी जो है रखा गया था। उसका नाम क्या रखा गया था, रीटा, कैटरीना, सुनामी या फिर आस्था। तो आप इसको भी जो है प्रश्न को देख कर जाना कि इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी। जो 1 अरबवें शिशु कन्या का नाम रखा गया था वो रखा गया था आस्था। और 2 प्रश्नों का जवाब आपको देना है और आप कैसे भी दे सकते हैं, लेकिन कमेंट में इसका जवाब आप सभी को जरूर देना है कि भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया था। ये पहली क्लास में कराया गया था और इसका जवाब आप सभी को देना है कि भारत सरकार ने व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम कब स्टार्ट किया था। एक प्रश्न इसका जवाब देना है कि भारत में पहली बार जनगणना जो है कब हुई थी, 1861, 1872, 1881 या फिर 1882 में। जवाब देना प्लस वीडियो आपको कैसा लगा इसका भी जवाब देना, क्योंकि देखिए पूरा कंटेंट जो है तैयार किया गया है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। और हमारा जहां तक प्रयास है हम आप सभी को एक एक प्रश्न जो है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराएंगे। पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज कराया जाएगा, फिर लास्ट में आपका एमसीक्यू भी कराया जाएगा। पूरी तैयारी चैनल पर कराई जाएगी और आप अच्छे से अच्छे मार्क ला पाएंगे। और यदि आप चैनल पर लगातार जुड़े रहेंगे तो पूरा प्रयास है कि आपका सिलेक्शन 100% श्योरिटी के साथ होगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से आप देख पाएंगे दोनों वीडियो में आप लोगों को कंटेंट उपलब्ध कराया गया है, ऐसे ही पूरी वीडियो आपकी उपलब्ध कराई जाएगी।
तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आगे के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना।